नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम हिमांशु जोशी का कगार की आग जो उनका प्रसिद्ध नाटक है उसका सारांश देखेंगे। हिमांशु जोशी जो हैं उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। आइए अब इस कगार की आग नाटक का सारांश हम देख लेते हैं। यह एक प्रकार का रेडियो नाटक है। आइए अब इसका सारांश हम देख लेते हैं। हिमांशु जोशी के रेडियो नाटक के नाम कगार की आग में दो शब्द और विभक्ति हैं। कगार और आग दो संज्ञा शब्द हैं। इस रेडियो नाटक में दो परिवारों में होने वाले बैर अथवा विरोधी भावना का वर्णन किया गया है। इस नाटक के माध्यम से दो परिवारों के बीच संपत्ति को लेकर किस प्रकार से विवाद खड़ा हो जाता है और दो परिवार आपस में कैसे लड़ मरते हैं, इन सभी दृश्यों को नाटककार ने बखूबी रूप से दर्शाया है। कगार शब्द का अर्थ होता है किनारा। इस प्रकार कगार की आग का अर्थ हुआ किनारे की आग। यहाँ कगार का अर्थ किनारा समीपता का बोधक है। लेखक का उद्देश्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों में फैली गरीबी और अशिक्षा ने किस प्रकार लोगों को अपने जीवन व्यतीत करने के लिए त्रस्त किया है, इसका वर्णन इस नाटक में देखा जा सकता है। हिमांशु जोशी का जन्म पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों की समाज और वहाँ की परंपराओं के साथ वहाँ के ग्रामीण अंचल में जो सभी सुविधाओं का अभाव और शिक्षा की हीनता आदि की समस्याएं उन्हें प्रभावित करती थीं। यही सब समस्याएं लेखक ने अपने नाटक में उकेरी हैं। कोई भी सफल रचना अपने देश काल और वहाँ की परिस्थितियों से संबंधित होती है, तभी वह पाठक के हृदय को स्पर्श करती है। ऐसा ही कुछ इस नाटक में दिखाया गया है। कगार की आग नाटक की कथा वस्तु हम देख लेते हैं। कगार की आग नाटक की मुख्य पात्र घुमती है, जिसकी आयु 25 वर्ष है, और उसका पति पिरमा है जिसकी आयु 31 वर्ष है। पिरमा विक्षिप्त है, यानी कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। पिरमा के चाचा कलराम की आयु 55 वर्ष है। तेजराम कलराम का बदमाश बेटा है, उसकी आयु 30 वर्ष है। पिरमा के पिता की मृत्यु हो चुकी है। पिरमा का छोटा भाई देवराम है जो फौज में नौकरी करता है। गोमती अपने ससुराल में परेशान होकर अपनी माँ के पास गई है और उसे अपनी परेशानी बताई कि मेरे पति के सामने ही मेरे ककिया ससुर ने मुझे मोटी लकड़ी से पीटा। गोमती ने यह भी बताया कि मेरे लिए उसकी अच्छी नज़र नहीं है। गोमती अपनी माँ से यह भी कहती है कि काका ने कल रात मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी चाही, तो मैंने सिरहाने में रखा हंसिया उसके सिर पर मारा, तब वहाँ से भागकर यहाँ आई हूँ। आने से पहले मैंने सारी बात पिरमा को बताई थी, किंतु पिरमा ने कहा कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर गोमती की माँ ने कहा कि तू मत घबरा, मैं तेरे गांव चलूँगी और सबको इकट्ठा करके न्याय मांगूंगी। गोमती ने अपनी माँ को यह भी बताया कि मेरे ककिया ससुर का लड़का तेजराम कह रहा था कि पिरमा तो पगला है, तू मेरे साथ आ जा, मैं तुझे अपनी रखेल बनाकर रखूँगा। माँ ने गोमती से उसके देवराम के विषय में पूछा, यानी कि देवर जो है देवराम के विषय में पूछा, तो उसने बताया कि उनकी दूसरी जगह बदली हो गई है। गोमती का मन अपने ससुराल जाने का नहीं कर रहा था, फिर भी वह अपनी माँ के साथ अपने ससुराल अपने गांव चली गई। पिरमू के चचेरे भाई तेजराम ने सरकारी लीसे से भरे 20 से 25 कनस्तर किसी ट्रक वाले के हाथ भेज दिए थे। जब पुलिस ने तेजराम को पकड़ा तो तेजराम ने और उसके पिता ने चोरी करने का सारा दोष पिरमा पर लगा दिया। पुलिस ने उसे हवालात में बंद कर दिया। गांव वाले जानते हैं कि पिरमू को तो अपने शरीर का ही होश नहीं, उसका दिमाग तो पहले से ही काम नहीं करता, तो वैसे कैसे कर सकता है। खुमू काका ने धमकी दी कि कलराम ने अपने बेटे के अपराध में पिरमू को फंसा दिया है। मैं चंपावत की कचहरी में गवाही देने जाऊंगा और सत्य बात कह दूंगा। इसे सुनकर कलराम और उसका लड़का तेजराम ने खुमू काका की पिटाई कर दी। पिरमू के लड़के कुनू ने अपनी माता गोमती को बताया कि मेरे पिता को इन लोगों ने डंडों से मारा। इसके बाद पटवारी जी के पास गए और सबके सामने उनसे कागज़ पर कुछ लिखवाया।
अगले दिन कलराम पिछले दिन की पिटाई के लिए क्षमा मांगने के लिए काका खीमू के घर गया तो काका ने उसे फटकार दिया। किसी ने गुमती को बताया कि तुझे पटवारी जी बुला रहे हैं। गुमती पटवारी के पास गई तो उसने पटवारी जी को सारी घटना और पूरी जानकारी बताई। इसके बाद पटवारी ने पिरमू को छोड़ दिया। उसके शरीर पर बहुत से पिटाई के निशान पड़े गए थे। कलराम ने पिरमू की माता पिता की मृत्यु का क्रियाक्रम करने के लिए पिरमू को रुपये दिए थे। उसी के बदले वह पिरमू को अपना सारा काम करवाते थे और दिन भर जानवरों की तरह उसे चरवाते थे। एक दिन रात को पिरमू की बहुत तेज बुखार आ गया पिरमू को, और वह अपने चाचा के खेत की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाता है और सो जाता है। सो जाने के कारण जंगली जानवरों ने चाचा के खेत को उजाड़ दिया। यह देखकर चाचा ने पिरमू की खूब पिटाई की थी। गुमती को जब इस बात का पता चला तो उसने चाचा कलराम को सारे नुकसान की भरपाई करने को कहा। तो कलराम ने गुमती को गाली देना शुरू कर दिया। कलराम और उसका लड़का तेजराम दोनों ही मिलकर गुमती को पीटने लगे। जब तेजराम गुमती को पीट रहा था तो गुमती ने जलती हुई लकड़ी उसके मुंह पर डाल दी। फिर गुमती ने सोचा कि अगर मैं गांव गई तो यह लोग मुझे जीने नहीं देंगे। उसने गांव जाकर नदी में छलांग लगाने का निश्चय किया। तभी उसे अपने पुत्र कूनू की याद आ गई। मेरे मरने के बाद तो उसका क्या हाल होगा, उसकी तो और बुरी हालत हो जाएगी। तो वह मरने का ख्याल छोड़कर गुमती वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वह एक पंचक्की पर पास पहुंचती है और वह पंचक्की खुशाल की है। खुशाल उसे सर्दी से बचाने के लिए ओढ़ने के लिए कंबल देता है और अंगीठी के पास बैठाकर पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तब गुमती बताती है कि मैं लोधौन गांव से आई हूँ, वहाँ के लोग मुझे मारना चाहते हैं, उन्हीं से परेशान होकर मैं यहाँ आई हूँ। खुशाल ने गुमती से कहा कि मैं तो तुम्हें अपने घर में रख लूँगा। मैंने 2 विवाह किए हैं पर मेरी अभी तक कोई संतान नहीं है। तू मेरी पत्नी बनकर रह, मैं तुझे कोई दुख नहीं दूंगा। गुमती ने उसकी बात मानकर खुशाल के साथ रहने लगी। लेकिन तभी उसके कक्या ससुर कलराम को पता चल जाता है कि गुमती के पास गांव में खुशाल के वहाँ पत्नी बनकर रह रही है। पास के गांव में जो है वहाँ पर वो खुशाल की पत्नी बन के रह रही है। तो वह बुला लेता है, वो पंचायत बुला लेता है और कहता है कि इनसे हमारी बहू को अपने घर में रख लिया है। पंचायत हर्जाने के रूप में खुशाल को 20 अर्थात 400 रुपये देने को कहा। वे रुपये कलराम ने अपने पास रख लिए, पिरमू को नहीं दी। खुशाल ने अपने घर की चाबी गुमती को सौंप दी और दोनों पत्नियों से अधिक सम्मान देने की बात कही। गुमती एक रोज़ में सोच में पड़ी। खुशाल के पूछने पर उसने बताया कि मुझे अपने पुत्र कूनू की याद आ रही है, तुम उसे यहाँ बुलाकर ले आओ। तब खुशाल ने बताया कि पंचायत ने मुझे लिखवा लिया है कि कूनू अपने घर पर ही रहेगा, खुशाल उसे अपने घर पर नहीं ला सकता। गुमती ने खुशाल से अपना बहने बेटे से मिलने के लिए आज्ञा मांगी। तो खुशाल ने कहा कि तेरे लिए मैंने 400 रुपये दिए हैं, उन्हें चुपचाप करके मुझे दे जा और उसके बाद तू जा सकती है। गुमती ने बताया कि मेरी माँ बीमार है, मैं उसे देखने के लिए तो जा सकती हूँ, अगर मैं बेटे से नहीं मिल सकती कम से कम अपनी माँ से तो मिल सकती हूँ। यह सुनकर खुशाल ने कहा कि जाकर अपनी माँ को देखकर अपने गांव मत जाना। गुमती ने अपनी माँ से मिलने के बाद सोचा कि अगर मैं खुशाल के पास गई तो ज़िंदगी भर अपने पति और बेटे कूनू को नहीं देख पाऊँगी। इसलिए उसने सोचा कि मैं मेहनत मजदूरी करके खुशाल के रुपये चुका दूँगी और अपने गाँव लोथन लौट जाऊँगी और अपने पति और पुत्र के साथ खुशहाल रहूँगी। पहाड़ के लोग मैदान में मजदूरी करने गए तो गुमती भी उनके साथ चली गई। वहाँ पर लाला तिरपनलाल के फॉर्म में काम करने लगी और वहीं रहने लगी। उसके काम को देखकर लाला तिरपनलाल ने उसकी मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कर दी। जब पहाड़ के मजदूर अपने घर जाने लगे तो गुमती ने लाला से अपनी मजदूरी के रुपये मांगे। लाला ने उसे 9 बीसी रुपये अर्थात 180 रुपये दिए। उन्हें लेकर गुमती चलेगी। रास्ते में उसने सोचा कि उसे खुशाल को बीसी यानी 400 रुपये देने हैं। वह पहाड़ की ओर चल दी। 1 वर्ष और कार्य करने के बाद लाला तिरपनलाल से 400 रुपये लेकर गुमती खुशाल के घर गई और उसने खुशाल के मुंह पर पैसे दे मारे और कहा कि तुम जैसे आदमखोर से मुक्ति पाकर आज मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने बेटे के पास और अपने पति के पास। यह कहकर गुमती अपने गांव लोधन की ओर चली गई।
गांव में जैसे ही गोमती पहुंची वहां के सभी लोग उसको आश्चर्य से देखने लगे। सब लोग यह कहने लगे कि तुम तो मर चुकी थी, तुम्हारा तो क्रियाक्रम भी हो गया, फिर यहाँ कैसे आ गई। यह सुनकर गोमती ने कहा, तुम सब लोगों के लिए तो मैं जीते जी ही मर गई थी। अरे मर जाती, आज यह पाप कौन भुगतता। खीमू काका ने गोमती के सामने गहरी सांस लेकर कहा कि तू आ गई है बहू। उनके दुखी होने का कारण यह था कि गोमती का पति पुरमू एक दिन पहले ही झोपड़ी में आग लगने से मर चुका था। गोमती ने देखा कि सभी के सिर मिंडवे हैं, सभी लोग कहीं से आ रहे हैं। गोमती ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारा पिरमू कल रात ही मर गया, तो एक दिन पहले आ जाती तो शायद यह सब नहीं होता। यह सुनकर गोमती का हृदय टूट जाता और वह दुखी होकर रोने लगती। गोमती के प्रश्न के उत्तर पर खीमू काका ने बताया कि इधर आ, तुझे मैं सब बताता हूँ। कल रात उसकी झोपड़ी में आग लगी थी, वह अभागा उसी में जलकर राख हो गया। गोमती के पुत्र कूनों ने अपनी माता गोमती को देखकर आश्चर्य प्रकट किया और बताया कि कल रात इन सब लोगों ने मिलकर मेरे पिता को मार डाला। खीमू ने काका ने गोमती से कहा कि तुम परमेश्वर की कसम खा कि तू किसी से भी कुछ नहीं कहेगी, तभी मैं तुझे सारी बात बताऊंगा, नहीं तो यह राक्षस मुझे भी मार डालेंगे। हमारे पिरमा की इन लोगों ने हत्या कर दी। पिरमा कल राम के डंगरों को चराने के लिए जंगल गया था। सांझ के समय वह वहाँ से लौटने में अंधकार में कलराम के एक बैल का पैर खड्डे में गिरने से टूट गया। कलराम क्रोध में उबलता हुआ दौड़ कर आया। उसने दोनों हाथों से उठाकर एक बड़ा सा पत्थर पिरमा के सिर में मारा। पिरमा वहीं पर मर गया। इससे कलराम बहुत डर गया और गांव की पंचायत चुपचाप बुलाकर कलराम ने सबको सिखा दिया कि पुलिस और पटवारी आएंगे तो पूरे गांव की बदनामी होगी। इसके बाद कलराम ने पिरमू की लाश को किसकी झोपड़ी में रखा और आग लगा दी। वह तो पुत्र को भी मारना चाहते थे, वह पर सौभाग्यवश वह उन्हें नहीं मिल पाया। गोमती ने क्रोधित होकर कलराम और तेजराम के घर में आग लगा दी और वो दोनों के साथ उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। नाटक का सारांश यहीं पर समाप्त हो जाता है। हिमांशु जोशी ने एक गरीब स्त्री के माध्यम से पहाड़ों के क्षेत्र की जो गरीबी होती है, किस हालत में महिलाएं जो होती हैं काम करने के लिए मजबूर होती हैं, वो बाहर जाके मैदानी क्षेत्र में आके फर्म में काम करती हैं और पैसा कमाती हैं, और गांव में जो हैं उनके गरीबी का फ़ायदा उठाकर जो बड़े मतलब ज़मींदार लोग होते हैं किस तरीके से उनको पैसा उधार देकर फिर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें बैलों की तरह, गायों की तरह, जानवरों की तरह चराते हैं। और यही सब जो है कहने का उद्देश्य यहाँ पर लेखक का यही है कि शिक्षा का अभाव होने के कारण, आर्थिक तंगी के कारण आज भी समाज में कई क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि लोग एक दूसरे के घरों में संपत्ति को लेकर आग लगाने को तैयार हो जाते हैं और उस आग में दोनों ही परिवार जलकर राख हो जाते हैं, जैसे कि इस नाटक में हुआ था। एक तरफ गोमती का पति पिरमू जो है वो आग में जलकर राख हो गया और दूसरी तरफ गोमती ने क्रोध में आकर अपने ही चाचा जो है उनके परिवार को जलाकर राख कर दिया। तो दोनों ही परिवार कहीं ना कहीं बिखर गए, जलकर ख़त्म हो गए। तो ये कहानी का सारांश यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह आपको सॉरी मैं कहानी कह रही हूँ मगर यह नाटक है, तो अगर यह नाटक आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।